हेलो एवरीवन, आई एम सीए मानस अरोड़ा और मैं सीए इंटरमीडिएट को एडवांस अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा सेकंड पार्ट ऑफ आर सीरीज, जिसमें कि हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या हमारी हैंड राइटिंग मैटर करती है सीए एग्जाम्स में, और हम लोग ये देख रहे हैं कि हमको अपनी एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ इस सीरीज में हमने देखा था कि हमने जो अपना टैक्सेशन का पेपर है, चाहे वो इंटर का टैक्स का पेपर हो या फिर फाइनल का डायरेक्ट टैक्स या फिर इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम हो, आपने वो कैसे प्रेजेंट करना है एग्जाम में। और अब ये है पार्ट 2 उसी सीरीज का। इसमें हम देखेंगे कि हमको अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। सीए इंटर के लिए एडवांस अकाउंट्स और एफएम प्लस कॉस्टिंग के लिए ये वीडियो रेलिवेंट है, और सीए फाइनल के लिए एफआर और ईएफएम के लिए ये रेलिवेंट है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि हमको कैसे अटेम्प्ट करना है, चाहे आपकी राइटिंग कैसी भी हो। ठीक है जी। तो फर्स्ट पार्ट हमने देखा है कि ये फर्स्ट पार्ट जो है ये हमारा ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर है, आप मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से फर्स्ट पार्ट देख सकते हो कि जहां पे हमने टैक्सेशंस की बात करी है। अब है जी पार्ट 2, जिसमें हम इन सारे सब्जेक्ट्स को आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं ये देखेंगे। ठीक है जी। तो मैं आपको अपना फाइनल का एफआर का पेपर दिखाता हूं, जिसमें कि मेरे को 100 में से सिर्फ 58 मार्क्स ही मिले हैं। सर 58 मार्क्स वाले की रैंक आ जाती है? हाँ आ जाती है, प्रोवाइडेड कि अब जो मेरा अटेम्प्ट था ना May 23, इसमें क्या था, इसमें सारे ही एग्जाम्स मुश्किल थे। मतलब आप ये लगा लो, हमारे टाइम पे 8 सब्जेक्ट्स होते तो 7 आउट ऑफ 8 सब्जेक्ट्स मुश्किल आए थे, मतलब अबव द एवरेज आए थे। नॉर्मली क्या होता है कि एक ग्रुप का एक सब्जेक्ट मुश्किल आता होता था, बट इसमें 7 एग्जाम्स ही एक हायर लेवल पर थे। तो मेरे टोटल मार्क्स 488 थे आउट ऑफ 800। आप देख लो 488 मार्क्स पे भी मेरे EIR 47 आया था। तो यहां तक नंबर गिरे थे, आप ये देख लो। पर ये हमेशा नहीं होता, हमारा अटेम्प्ट एक्सेप्शनल था, तो इसीलिए 58 मार्क्स लाने वाले को भी एफआर में, अगर आपके 58 ऑडिट में आते हैं तो ठीक है, दैट इज द नॉर्मल, बट अगर आपके एफआर में 58 आ रहे हैं तो उसमें रैंक लाना मुश्किल हो जाता है। तो वैसे आपको 70 तक आपके एफआर में आने चाहिए अगर आपको रैंक लाना है। ठीक, तो आपको जो आपको क्वेश्चन सबसे अच्छे तरह से आता है वो आपको क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, सो दैट कि आपको एक छोटा सा साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिले एग्जामिनर पे। ठीक है। तो मैंने सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है? क्वेश्चन नंबर 6A। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था। अब इसमें उसने क्या पूछा था, जो इंटर वाले बच्चे हैं, आपको इसका कुछ इतना समझ नहीं आएगा एफआर का, पर आपको क्या देखना है, आपको देखनी है प्रेजेंटेशन कैसे हो रही है। क्योंकि ये जो एएस है ना, इंड एस 10, ये आपका एएस 4 है और आपका एएस 5, ऐसे के ही इसमें से क्वेश्चन आएंगे। आप वहां पर क्या लिखोगे? एज पर एएस 4 या एज पर एएस 5। आपको आगे आप लिखोगे कि क्या हो रहा है, फिर एज पर केस क्या है, और डेट ऑफ अप्रूवल। बट सर आपने तो इतना छोटा सा लिख दिया। अगर मैं आपको बोलूं कि ये सिर्फ एक नंबर का था, क्योंकि इसमें 5 पार्ट थे और ये 5 नंबर के थे, और मेरे को 5 के 5 नंबर इसमें मिले हुए हैं। तो देखो, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है कि सबसे पहले आपको लिखना है एएस का नाम, इंटर वालों एएस, फाइनल वालों इंड एएस का नाम। फिर आपको लिखना है कि उस इंड एएस में क्या रेलिवेंट प्रोविजन है या क्या रेलिवेंट एक्सप्लेनेशन दी गई है। फिर आपको लिखना है इस केस में क्या हो रहा है। अभी यहाँ तो मैंने ऐसे ही एरोस डाल के लिख दिया, क्योंकि मेरे को पता है कि एक नंबर का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ देखने वाला है नहीं। बट अगर सेम क्वेश्चन आपको 4 से 5 मार्क्स का पूछेगा वो, कि भाई ये केस है, बताओ एज पर एएस क्या होगा, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है? आपको सबसे पहले लिखना होगा कि एज पर एएस या फिर एज पर इंड एएस क्या हो रहा है पहले पैराग्राफ में। फिर दूसरे पैराग्राफ में आपको लिखना है एज पर दिस केस, इसके क्या फैक्ट्स हैं, केस के क्या फैक्ट्स हैं। फिर थर्ड में आपको लिखना है क्या करें, कि उसने सही करा है, कि उसने क्या करा है, क्या करें हम अब इसको ठीक करने के लिए। फोर्थ में आपको लिखना होगा कंक्लूजन। ये 4 पैराग्राफ आपको बना के आने ही आने हैं थ्योरी वाले, जो आपको थ्योरी वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी, ये हो गया। अब देखो मैंने यहाँ पे, अब देखो उसका एग्जामिनर का टिक कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर एग्जामिनर टिक कहाँ मारा है उसने। एक नंबर मेरे को किस चीज़ का दिया है? डेट ऑफ अप्रूवल के लिए। फिर नेक्स्ट, फिर मैंने लिखा एज पर इंड एस 10 क्या हो रहा है। फिर मैंने देखो मार्क किया। और आपको जब भी आप ये पैराग्राफ्स बनाओगे ना, आपको छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाने हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं बनाने। आप ये नहीं कि इस पूरे पेज पे आप एक ही पैराग्राफ बना के आ जाओ, कोई नहीं पढ़ेगा इतना बड़ा पैराग्राफ, आपको छोटा छोटा पैराग्राफ ही बनाना होगा। मैंने अपनी क्लास में भी, लेट मी शो की, अगर मैं आपको दिखा सकूं कि मैंने अपनी क्लास में कैसे आंसर की प्रेजेंटेशन करवाई थी। ये देखो, हमने एक आंसर लिखा था AS4 का, छोटा सा हमने लिखा था कि एज पर AS4 क्या हो रहा है, और हमने ये सारी अंडरलाइन करी थी चीज़ें। फिर इस प्रेजेंट केस में क्या हो रहा है।
फिर एट द एंड हमको क्या लिखना था, कंक्लूजन। ये लिखा है, ये हमने प्रॉपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉरी ये वाला क्वेश्चन देखो, एज पर AS4 मैंने सबसे पहले पूरा नाम लिख दिया। फिर हमने ये लिखा कि उसका रेलिवेंट प्रोविजन क्या कहता है, ये हो गया रेलिवेंट प्रोविजन। फिर हो गया, ये भी पूरा प्रोविजन हो गया। फिर यहाँ पे हमने लिख दिया कि हमारा केस क्या कहता है। फिर यहाँ पर हमने लिख दिए कंक्लूजन। और इस आंसर में देखो मैंने क्या लिखा है, हर हर चीज़ को मैंने अंडरलाइन करा है। जैसे AS4 में इंपॉर्टेंट क्या होता है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट कौन होते हैं, जो अक्कर आफ्टर बैलेंस शीट करते हैं। एविडेंस नहीं होता बैलेंस शीट डेट पे। सिग्निफिकेंट है तो डिस्क्लोज कर दो, सिग्निफिकेंट नहीं है तो डिस्क्लोज नहीं करने। बैलेंस शीट, अब ये केस दिया हुआ, बैलेंस शीट डेट ये है, अप्रूविंग डेट दी है, देयरफॉर दिस इज द नॉन एडजस्टिंग इवेंट, और एट द एंड मैंने कंक्लूजन दे दी। अगर आपको 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इंटर या फाइनल वालों, आपको ऐसी प्रेजेंटेशन करनी है। सबसे पहले ES या इंडेस का नाम एंड देन रेलिवेंट चीज़ें। 6B देखो मैंने लिखा इंडेस का नाम, फिर मैंने लिखा वीक कौन है, स्ट्रॉन्ग कौन है, कौन सी सब्सिडरी है, कौन सी पेरेंट है। जैसे कि आपको अमेलगमेशन और कंसोलिडेशन में जो मैं फर्स्ट पॉइंट लिखवाता हूँ कि कौन सी कंपनी क्या है। फिर रेलिवेंट जो मैंने कैलकुलेशन करी। फिर उसके बाद देखो एग्जामिनर का पहला टिक कहाँ आया है, एंट्रीज पे, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ एंट्रीज मांगी थी। ये जो मैंने लिखा है, दिस इज द पार्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन, इंडेस का नाम। फिर ये जो मैंने कैलकुलेशन करी है, दिस वाज द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि वर्किंग नोट में ये कैलकुलेशन होनी ही थी। अगर मैं ये कैलकुलेशन ना करता तो ये मैं एंट्री नहीं डाल सकता था, तो मैंने कैलकुलेशन करी। और फिर आगे जाके देखो एग्जामिनर का टिक कहाँ लगा हुआ है, एग्जामिनर का टिक लगा हुआ है अमाउंट पर। ये मैंने सारी एंट्रीज डाली हैं। क्या मैंने फॉर्मेट बनाया है यहाँ पे, मेरे को बताओ, क्या ये वाला मैंने फॉर्मेट बनाया है, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, और तुम में से कोई कहेंगे लेजर फोलियो, क्या मैंने ऐसा बनाया है? नहीं बनाया। देखो मैंने क्या लिखा है, इस डेट को ये एंट्री, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। आपको नरेशन लिखनी ही लिखनी है FR और एडवांस अकाउंट्स के पेपर में, पर आपको नरेशन इतनी लंबी लंबी नहीं लिखनी, 2-2 3-3 लाइनों की। आपको सिर्फ ये लिखना है बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। नरेशन में वो क्या चेक कर रहा है कि आपने नरेशन लिखी है, एग्जामिनर क्या चेक कर रहा है, हाँ नरेशन लिखी है, और उसमें बीइंग लिखा है बस, बाकी आप जो मर्जी लिख दो, बीइंग, बस आपको ये लिखना है यहाँ पे कि भाई हाँ बच्चे ने नरेशन लिखी है। अगर आप नरेशन नहीं लिखोगे तो आपके नंबर जरूर काट लेगा वो, ठीक है जी। ये आपको मैंने देखो एरो बना बना के लिखा है, मैंने कोई भी यहाँ पे कुछ नहीं फॉर्मेट बनाया, मैंने सिर्फ देखो उसका टिक भी कहाँ आ रहा है, जो रेलिवेंट चीज़ें हैं वहाँ पे देखो उसका सारा टिक आ रहा है। ये एक मैंने गलत कर दिया था कि मैंने काट दिया, और देखो जब काटना है तो सिंगल लाइन से काटना है, ऐसे नहीं काटना, ठीक है। आपको सिंगल लाइन से हमेशा कटिंग करनी है। यहाँ पे मेरा कोई आंसर राउंड ऑफ हो रहा था, आप लोगों ने लीजीज में देखा होगा इंटर वालों ने, और फाइनल वालों के तो बहुत सारों में ये ऐसा राउंड ऑफ होता है। तो ऐसा जब राउंड ऑफ होगा तो मैंने यहाँ लिखा है कि भाई मैंने राउंड ऑफ कर दिया है, कहीं तुम इसको गलत मत मान लेना, ठीक है। और देखो यहाँ पे मेरे को पूरे नंबर मिले हैं, 6B में पूरे 5 नंबर मेरे को मिले हैं पूरी एंट्रीज में से, ठीक है जी। देन 6C। फिर यहाँ पे देखो ये मटीरियल, ये आपका AS2 का क्वेश्चन है, अगर आप इंटर वाले हो, अगर इंड AS2 जो इन्वेंट्रीज का होता है उसका क्वेश्चन है। कैलकुलेशन, दिस इज कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कस्टमाइजेशन। क्या मैंने यहाँ पे कुछ ध्यान दिखा है, क्या मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर्स और अमाउंट लिखा है? नहीं। और देखो वो टिक भी कहाँ लगा रहा है, आपके अमाउंट पर लगा रहा है। यहाँ पे भी देखो अमाउंट पर टिक लगाया, उसने तो ये देखा भी नहीं कि तुमने क्या लिखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि लिखना नहीं है, लिखना जरूर है, बट उसका टिक कहाँ है। ये प्रेजेंटेशन का पार्ट है, पर नंबर इसके हैं। अगर आप कहोगे मैं सिर्फ ये लिख के आ जाऊं तो इसके भी कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको। यहाँ देखो मटीरियल कॉस्ट, सिंस क्रेडिट अवेलेबल, देखो रिड्यूस कर दिया। ये जो मैंने 10 रुपये कम किया है क्योंकि ITC मिल रहा होगा, क्रेडिट मिल रहा होगा, तो ये मैंने रिड्यूस कर दिया, और लिख भी दिया कि मैंने क्यों रिड्यूस करा है। मैं फ्रेट को क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट है। फी टू डिजाइनर और लेबर को मैंने क्यों ऐड किया, क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड कॉस्ट है। मॉडिफिकेशन कॉस्ट को कहता है, देखो मैंने मॉडिफिकेशन की जो कॉस्ट है, इट हैज नॉट इंक्लूडेड एज टेस्टिंग कॉस्ट, हमारी अब नॉर्मल कॉस्ट होती है, और अबंडेंट मटेरियल कॉस्ट है, तो मैंने इसको इंक्लूड नहीं करा, मैंने टोटल निकाल के भी इसको इंक्लूड नहीं करा। तो वही है ना कि यहाँ पे आप लिखो नोट 1, नोट 2, और नीचे आप उसकी एक्सप्लेनेशन लिखो। इससे अच्छा यहीं पे लिख दो, तुम्हारा भी काम खत्म और एग्जामिनर की भी हेडेक खत्म। मतलब एग्जामिनर को आप कितना आसानी से पेपर चेक करवा सकते हो, इस पे डिपेंड करेगा, जो आपके 3-4 मार्क्स में डिफरेंस डाल सकता है, ठीक है। फिर एडिशनल कॉस्ट क्या है, देखो स्टोर की लेबर, डेप्रिसिएशन, सब डाल दी, टोटल कॉस्ट। फिर मैंने ये लिख दिया एज पर इंड AS क्या हो रहा है। तो वही है, देखो मेरे को पूरे के पूरे 4 नंबर इसमें से भी मिले हैं। तो देखो क्या मैंने यहाँ पे लिखा कि मेरे को एक एक लाइन में लिखना है, नहीं भाई, मेरे को सामने वाले को दिखाना है कि इन्वेंट्री को इंक्लूड करनी है कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है मटेरियल, और एक्सक्लूड करो कोई भी अब नॉर्मल कॉस्ट, और मेजर करो कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर पे। तो मैंने उसको सब लिख के बता दिया कि देखो मेरे को पता है प्रेजेंटेशन राइटिंग बहुत गंदी है, तरीका बहुत सही नहीं है, पर क्या आपको वहाँ पे राइटिंग के नंबर मिल रहे हैं या आपकी नॉलेज के? उसने मेरे को इसकी नॉलेज के नंबर दिए हैं, ठीक है जी। फिर देखो 6D मेरा गलत हो गया, मैंने नेक्स्ट पेज से शुरू किया होगा। देखो अब राइटिंग देखो कितनी गंदी है, क्या है, लॉस ऑफ कंट्रोल, यहाँ पे क्या आ रहा है, बट
एग्जामिनर की आंख कहाँ जा रही है, 54 पे। क्या मैंने 54 का गेन निकाला है? हाँ। तो एग्जामिनर की देखो नज़र यहाँ जा रही है कि क्या मैंने गेन निकाला है। उसने कुछ नहीं देखा ऊपर क्या है क्या नहीं है। 100% से 20% हो रहा है मेरा कंट्रोल, उसने कुछ नहीं देखा। बस उसने उसने देखो एंट्री पे टिक मारा है और मेरे अमाउंट पे टिक मारा है, फिर उसने मेरी एंट्री पे टिक मारा हुआ है, और फिर कंसोलिडेशन में भी उसने मेरी एंट्री पे टिक मारा है, और मेरे को 6D में से कितने नंबर मिले हैं, 5 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कौन सा अटेम्प्ट किया था, 2, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका एक थ्योरी वाला क्वेश्चन है छोटा सा। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा, एज पर इंड एस 105 नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, फिर फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाना है। जो मैंने 4 कंडीशंस लिखी हैं, देखो उसने टिक कहाँ मारा है, कंडीशंस पे। अब देखो उसका टिक कहाँ पे है, जहां मैंने अंडरलाइन करा हुआ है, प्रोस्पेक्टिव बायर, कमिटेड है मैनेजमेंट, 1 साल के अंदर अंदर, फेयर प्राइस, कोटेड। तो राइटिंग अगर आप इसको बिना अंडरलाइन के पढ़ना चाहोगे ना तो एफर्ट बहुत लगेगा। अब मेरी राइटिंग नहीं इतनी अच्छी है तो मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। मैंने कहा भाई देख तू वो पढ़ेगा जो मैं तेरे को अंडरलाइन करके दूंगा, और वही तुम्हारी आंसर की में भी लिखा होगा, ठीक है। फिर मैंने उसको कहा इमीडिएटली हेल्ड फॉर सेल है, लोअर ऑफ क्या होगा। मतलब देखो उसका, उस आदमी का आप टिक देखो, उसका 1 2 3 4 टिक लगे हैं, और चारों टिक कहाँ लगे हुए हैं, जहां पे अंडरलाइन है। यहाँ पे अंडरलाइन है, यहाँ अंडरलाइन है, इमीडिएटली पे अंडरलाइन है, यहाँ पर अंडरलाइन है। देखो शुड नॉट बी स्टॉप्ड, जो उसका क्रक्स था, शुड इट बी स्टॉप्ड और नॉट, वहां पे अंडरलाइन लगा हुआ है, ठीक है। आगे जाके कुछ अमाउंट में इशू हो गया, वो उसने गलत कर दिया स्टेप, ये भी आगे जाके गलत हो गया। तो मेरे को यहाँ पे 4 या 5 में से 3 नंबर मिले हुए हैं यहाँ पर, ठीक है जी। और देखो वही ना गलती, ठीक है, ये मेरी कुछ कैलकुलेशन गलत हो गई है यहाँ पर, बट उसने मेरे को नंबर तो दिए ना जहां जहां टिक है। अब देखो अगले क्वेश्चन में भी जहां पर देखो रिकॉग्नाइज, इट मस्ट सच मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड। अब जहां पे रिकॉग्नाइज्ड लिखा है देखो वहां पे उसका टिक है, क्योंकि वो यही देखना चाहता है। बट अगर आप सीधा लिख दो कि रिकॉग्नाइज, तो नंबर नहीं मिलेंगे। सबसे पहले इंड एस का नाम लिखा हुआ है, देखो इंड एस का नाम है, ऊपर कहानी है, ठीक है। ये सब ये मेरी सारी प्रोविजन है। फिर ये मैंने केस के बारे में बताया कि क्या हो रहा है केस पे, फिर ये मैंने बताया कि यहाँ पर, फिर मैंने अगला बता दिया। अब देखो उसका टिक कहाँ लगा हुआ है, आपके फाइनल आंसर पर, यहाँ पे उसका टिक लगा हुआ है आपके इस पे। फिर यहाँ पे उसका टिक कहाँ लगा कि इट शुड नाउ बी रिकॉग्नाइज्ड, पूरा क्रक्स उसने बता दिया कि रिकॉग्नाइज करना है नहीं करना। फिर उसका टिक देखो 36 पे लगा है, 17.7 पे लगा हुआ है टिक। फिर देखो मैंने ऑल्टर, अब कई बार क्या होता है कि आपको कुछ और अजम्पशन भी लग रहा होता है कि यार ये ऐसा भी होना चाहिए, या फिर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा वो वैसा बोल रहा है। तो देखो मैंने ऑल्टरनेट भी लिख दिया था कि भाई अगर तुमको लगता है कि ऐसा है तो मैंने, अगर आप दूसरे तरीके से मानते हो तो मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ। तो उसने ये काट दिया, कहता नहीं ये अजम्पशन नहीं ठीक है, जो तुमने ऊपर करा है वो ठीक है। तो ये मैंने ऑल्टरनेट भी लिख दिया था यहाँ पे, ठीक है। फिर वहां पे मैंने ऑल्टरनेट का भी कुछ आंसर निकाल दिया था। फिर मैंने कहा एक और ऑल्टरनेट भी हो सकता है, मैंने एक तो आंसर निकाला और 2 ऑल्टरनेट भी बताया कि यार देखो ये ऑल्टरनेट भी हो सकता है। और मैंने यहाँ पे लिखा पीटीओ अगले पेज पे, और देखो इसमें से मेरे को मिले हैं 5.5 नंबर। आई थिंक 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, और 6 में से मेरे को 5.5 नंबर यहाँ पे मिले हैं। यहाँ पे मेरे को उसने सही करके भी दिया है, देखो उसने ऑल्टरनेट चेक किया हुआ है यहाँ पर। तो जो ठीक है करा है सो करा है। अब उसने कहा ऑल्टरनेट भी मैंने चेक उसने ठीक किया है, क्योंकि उसने ऑल्टरनेट का आंसर देख लिया होगा कि हाँ इस ऑल्टरनेट में आंसर इसने ठीक निकाला है। तो वही अगर आपको लगता है 1 या 2 या इसके 3 तरीके हो सकते हैं, आप तो तीनों लिख के आओ। आपको अगर सर इतना टाइम ही नहीं है एक ही करने का, तो वो ठीक है, फिर आपको इतना पक्का होना चाहिए कि वो ठीक हो। पर अगर आप डाइसी हो यार, ऐसे भी हो सकता है वैसे भी, तो आपको ऑल्टरनेट लिख के आने हैं, और नंबर मिलते हैं आपके सामने दिया गया, ठीक है जी। नेक्स्ट 2C की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे भी सबसे पहले मैंने देखो इंड एस का नाम लिखा है, फिर मैंने केस बाय केस बताया। अब उसके टिक पे देखो आप कहाँ पे टिक लगा हुआ उसका, फिर देखो रेवेन्यू, मतलब आंसर्स पे देखो टिक लगा हुआ है। फिर देखो इस क्वेश्चन में भी मेरे को पूरे दो सेकंड क्वेश्चन में मेरे को आई थिंक 12 नंबर मिले हुए हैं। इस क्वेश्चन में 2C में मेरे को 3.5 नंबर मिले हैं 4 में से, कुछ ऐसा हुआ है यहाँ पे। तो वही है। फिर फर्स्ट क्वेश्चन शुरू कर लिया। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, एमलगामेशन वाला। तो आई थिंक ये कौन सा क्वेश्चन है, डेट ऑफ एक्विजिशन वाला टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है हमें फाइनल के पेपर में। तो देखो सबसे पहले मैं पहले क्या लिखवाता होता हूँ क्लास में भी, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक्वायरर कौन है, एक्वायरी कौन है, फिर किस डेट पे किया है, फिर कितने % करा है। ये आपके लिए तो है ही है, प्लस एग्जामिनर को भी आंसर समझने में ईजी होता है। अच्छा इसने एक्वायर किया है, इस डेट को एक्वायर किया है, इतने % एक्वायर किया है, कितना शेयर है इसका। फिर मैंने देखो परचेज कंसिडरेशन निकाल ली हुई है, देखो। तो फिर मैंने पूरा आपको एट द एंड जाते जाते बताया कि अच्छा ऐसे निकाल ली है मैंने परचेज कंसिडरेशन। अब देखो ऐड कमीशन, पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है, बट उसने क्या चेक करा है कि हाँ आंसर सही है। मेरे को खुद नहीं याद आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, तो बट उसने आंसर देखो याद करा हुआ है। रिप्लेसमेंट अवार्ड ये प्लस किया 4.8 ये करा हुआ है। SPR
सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व्स, देखो मैंने SPR लिख दिया उसको। तो मतलब देखो ना कि उसके टिक कहाँ लगे हुए हैं, क्या उसका यहाँ टिक लगा हुआ है या यहाँ टिक लगा हुआ है? उसका टिक लगा हुआ है अमाउंट पर। इसका मतलब है कि ये लिखना है, बट दिस इज सेकेंडरी। आपका प्राइमरी फोकस आपकी कैलकुलेशंस पर होना चाहिए इस प्रैक्टिकल पेपर्स में। ठीक है, फिर ये गलत हो गया जो मेरा पूरा ही गलत, यहाँ पर मेरा देखो ये गलत हो गया, तो कुछ कुछ ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो मैंने डेफर्ड टैक्स से कैलकुलेशन निकाली थी, क्या मैंने यहाँ पे कोई फॉर्मेट अप्लाई किया? कोई फॉर्मेट अप्लाई नहीं करा। क्या मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बनाया? कुछ भी नहीं बनाया। पर नंबर उसने मेरे को दिए हुए हैं, देखो पूरे पूरे नंबर दे रखे हैं उसने मेरे को कैलकुलेशन के। तो मतलब फॉर्मेट इतना जरूरी नहीं है, आपका सब्सटेंस ज़्यादा जरूरी है। आपका फॉर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका सब्सटेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसने उसके नंबर दे रखे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट पेज। फिर मैंने कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व जो उसने गलत कर रखा है, ठीक है, कुछ गलत होगा। फिर स्वॉन लिमिटेड की उसने मेरे को बैलेंस शीट बनाई। बैलेंस शीट का टोटल कितना आ रहा है? 7296, और यहाँ पे 7286, मतलब बैलेंस शीट टोटल मैच नहीं करा। अब देखो बैलेंस शीट में इंटर वाले भी ध्यान दो कि देखो आपका अमेलगामेशन और कंसोलिडेशन में भी ऐसे होगा कि दो बैलेंस शीट्स मिल रही हैं, तो यहाँ पे इसको नोट बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखो मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर भी पूरा नहीं लिखा, अब यहाँ पे मेरे को नोट बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने यहीं पे प्लस करके देख दिया। हाँ, जहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन में वहाँ पे नोट बना सकता हूँ, बट यहाँ पे मेरे को नोट बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सीधा मैंने प्लस करके दिखा दिया, जैसे कि मैं आपको क्लास में भी बताता हूँ कि भाई यहाँ प्लस करके आप दिखा सकते हो। जैसे कि ये मैं आपको अभी दिखा ही देता हूँ, क्लास में भी अपन लोग कैसे कर देते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। ये देखो जैसे अपन बैलेंस शीट बनाते हैं, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे अपन नोट ही नहीं बनाते, वहाँ पे अपन सीधा ही प्लस करके लिख देते हैं। ये देखो, जहाँ पर नोट बनाने की ज़रूरत है वहाँ नोट बनाओ, जहाँ पे सीधा लिख सकते हो। तभी मैं देखो अलग पेन से लिखता हूँ, सो दैट आप इसको पेपर में भी बना के आओ। अलग पेन से क्यों लिखता हूँ? ताकि मेरे को पता है कि आप गलती करोगे नहीं, तो आप अगर नोट बनाने जाओगे तो आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको खुद ही बता के बताता हूँ कि भाई ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले एज पर इंड एस वन, मेरे को नाम नहीं पता था तो मैंने नाम नहीं लिखा, मैंने सीधा इंड एस वन लिख दिया। ठीक है जी, जो भी मैंने सामने वाले को दिखाना है उसको अंडरलाइन कर दिया। कोई भी लाइबिलिटी देखो, 12 मंथ ऑपरेटिंग साइकिल ट्रेडिंग, यहाँ पे देखो उसने मेरे को क्या पूछा था कि बताओ ये लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी है या फिर नॉन करंट लाइबिलिटी है। हाँ, ऐसा क्वेश्चन फाइनल में भी आया था। तो देखो उसका टिक कहाँ लगा हुआ है? नॉन करंट। उसका टिक कहाँ लगा हुआ है? करंट पे। फिर उसका टिक कहाँ लगा हुआ है? फिर करंट पे लगा हुआ है। तो वही बात है ना कि सामने वाला देखना क्या चाहता है, कि आप उसको वही दिखा रहे हो। फिर वही सबसे पहले इंड एएस का नाम, आपको भी सबसे पहले एएस का नाम लिखना है, चाहे आप एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हो, एटलीस्ट एएस या इंड एएस का नाम जरूर लिख देना, सो दैट आप उसको पता हो कि अच्छा ये आपको पता है कि कौन सा इंड एएस है। हो सके तो एक आधी लाइन भी लिख देना, जैसे सेगमेंट रिपोर्टिंग पे मैंने थोड़ा बहुत कुछ लिख दिया, प्रेजेंटेशन में हेल्प करता है। फिर देखो मैंने इंडिया 37, फिर मैंने कुछ कुछ लिख दिया इंडिया 37 के लिए, फिर मैंने आगे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ये तो चलो आपका थ्योरी वाला क्वेश्चन था, इसमें से मेरे को नंबर मिले हुए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4A, जिसमें से मेरे मेजर नंबर कटे हुए हैं, ये मेरा 14 मार्क्स का क्वेश्चन था और इसमें से मेरे को सिर्फ एक नंबर मिला है, क्योंकि मेरे को रेट लेना था 9% और मैंने रेट आई थिंक 14% ले लिया था, जिसकी वजह से मेरा पूरा ही आंसर गलत हो गया। और मेरे को एक नंबर पता किस चीज़ का मिला है? ये एंट्री पास करने का, बैंक की एंट्री, ये वाली एक एंट्री पास करने का एक मेरे को नंबर मिला हुआ है, दैट्स इट। देखो एक नंबर मिला है बस, और कोई भी नंबर मेरे को नहीं मिला। और मेरा पूरा आंसर ठीक है, ये मेरा पूरा लेजर देखो मैच कर रहा है, बट स्टिल मेरे को कोई नंबर नहीं मिला, क्योंकि मेरा रेट ही गलत हो गया। अगर मेरे को यहाँ में से 13 नंबर मेरे कटे, अगर 13 में से 10 नंबर भी अगर मेरे को और मिल जाते तो मेरे 58 मार्क्स हैं, तो मेरे 68 मार्क्स हो जाते और मेरी रैंक 47 से कहीं कहीं 35 तक पहुँच जाती। तो वही बात है ना, अब इसमें कुछ आप कर नहीं सकते। ठीक है जी, बट देखो प्रेजेंटेशन देखो, लोन टू जामा, एंट्रीज में देखो कहीं मैंने फॉर्मेट बनाया कुछ नहीं बनाया, बस उसको बता दिया कि भाई देखो ऐसे ऐसे एंट्री हो रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे पहले अब मैंने 1 2 3 4 लिखा। अगर मैं लिख सकता था कंसिस्ट ऑफ, ऐसे भी लिख सकता था, बट मैंने जान के ऐसे लिखा सो दैट सामने वाले को पता लगे, सामने वाले को पढ़ना ना पड़े, सामने वाले को जैसे ही पेज सामने जाए वो बता सके कि अच्छा हाँ ये बच्चे को पता है। फिर वही बात है, मैंने उनको अंडरलाइन कर करके बता दिया, बस खत्म हो गया। अब वही है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने कौन सा सॉल्व करा है बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने कौन सा सॉल्व करा है? क्वेश्चन नंबर 6। और सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे को देखो कहाँ मिले हैं, सबसे मैक्सिमम मार्क्स मेरे को 20 में से 11, 20 में से 12, 20 में से कुछ भी नहीं, तो चलो अटैम्प्ट नहीं किया, 20 में से 4, जो मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4A में मेरे को कुछ नहीं मिला, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर कटे हैं। और सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे को क्वेश्चन नंबर 6 में मिले हैं, जो मैंने सबसे पहले किया है, 20 में से 19 नंबर मेरे को मिले हैं। तो वही है साइकोलॉजिकल बेनिफिट जिसकी मैं बात करता हूँ, कि जो आपको हमेशा रखना ही होगा। ठीक है जी, ये है जी हमारे पार्ट 2 ऑफ की क्या हमारी हैंड राइटिंग मैटर करती है। अगर आपको कोई और डाउट है आपके एग्जाम्स के लिए, तो आप मेरे को व्हाट्सएप, मेरे इंस्टा पे या फिर मेरे टेलीग्राम पे कहीं पे भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए एडवांस अकाउंट्स FM में या फिर किसी भी और सब्जेक्ट में, तो प्लीज़ लेट मी नो। अगर आपको फर्स्ट पार्ट भी देखना है तो उसका लिंक मैंने यहीं पे डाल दिया है।
ठीक है जी। बाकी अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपको कुछ वैल्यू एडिशन हो रही है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट नंबर 3 जो कि हमारा लास्ट पार्ट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारी थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स में हमको प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बच्चों ने कहा है कि इस तरह वो फटाफट से बना दीजिए, तो मैं उसको भी फटाफट से रिकॉर्ड कर दूंगा और आपको अपलोड कर दूंगा जी। थैंक यू वेरी मच। गया था यहाँ पर